हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। यदि आपको अपने स्टडी रूम से क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करना है तो मेरे वीडियो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के अंदर जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है वो परमाणु आकार, परमाणु आयतन, परमाणुीय त्रिज्या, तीनों एक ही चीज है। परमाणुीय त्रिज्या का पता लग जाएगा तो आकार ज्ञात कर सकते हैं, उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आज का मुख्य जो टॉपिक है वो है परमाणुीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब निकालना चाहा होगा वैज्ञानिकों ने, तो उनके सामने कुछ डिफिकल्टीज आई है। मैंने डिफिकल्टीज लिखा है, कठिनाइयां आई हैं। पहली कठिनाई क्या है कि परमाणु इतना सूक्ष्म होता है जिसका आकार जो है, परमाणु का साइज जो है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है। 1.2 एंगस्ट्रॉम, या आप इसको ये बता रहा हूं कि इसको आप 1.2 10 into 10 raised to the power 10 मीटर कह सकते हैं। और फिर इसको आप 1 into 10 to -12 करेंगे मीटर। मैं आपको ये इकाई बता रहा हूं, समझिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 - 8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इसलिए 1.2 यहां पर रखा। 10 - मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो -10 हो जाएगा। दोबारा इसको पावर -12 मीटर तो -2 किया तो 1.2 का ये 120 हो जाएगा। फिर हम इसको 120 को लिखेंगे तो ये पिकोमीटर हो जाएगा। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा, मैंने इसका आपस में कुछ बुक्स में एंगस्ट्रॉम में लिखा रहता है, कुछ में मीटर में लिखा जाता है, कहीं पिकोमीटर लिखा जाता है। तो आप इन इकाइयों का संबंध समझिए। एंगस्ट्रॉम 10.10 raised to the power -8 सेंटीमीटर, और फिर इसको ऐसे लिखा जाता है। एंगस्ट्रॉम का माइनस और बढ़ा दिया तो ये मीटर कर दिया है, तो ये पावर -8 से 2 कर दिया, सेंटीमीटर से हमने मीटर बना दिया। -2 पावर और बढ़ा दी है तो घटा दी है, तो ये 1.2 into 0, यहाँ से ये 1 to 0 हो जाएगा। इस पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर हमने 100 का गुणा कर दिया, यहाँ पर हमने 100 का माइनस भाग लगा दिया तो -12 हो जाएंगे। तो इस 10 raised to the power -12 मीटर को क्या कह दिया जाता है? पिकोमीटर। तो 120 पिकोमीटर। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इसका परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसकी परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, एक डिफिकल्टी। दूसरी जो परेशानी आई कि परमाणु के अंतर्गत क्या चीज है कि इसकी जो परमाणु होता है, यहाँ पर ये नाभिक है और परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। इसको ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। तो कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है, अर्थात यहाँ पर सीमा निश्चित नहीं है। सीमा निश्चित नहीं है, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। अर्थात यदि हमारे पास सीमा निश्चित होती यहाँ तक तो हम इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यही तो रेडियस है, लेकिन इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यदि हम इसको यहाँ से कहाँ तक परमाणु, यहाँ पर कोई अर्थात इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो निश्चित सीमाएं होती हैं वो निश्चित नहीं है, वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है। इसलिए इनकी डिमार्केशन, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या
परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना बड़ा मुश्किल हो गया, तब वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि इनके जो यौगिक जो परमाणु जो होते हैं, जो तत्व हैं, वो कुछ सहसंयोजी अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजी अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन करके और का साझा कर लिया और ये H2 बना दिया, ये हाइड्रोजन बन गई है। अब हाइड्रोजन अणु में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, ये हाइड्रोजन पहला अणु, सॉरी ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु, दोनों परमाणुओं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे त्रिज्या निकाली है। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये बीच यहां से यहां तक बीच की दूरी के आधे को, ये आधा है, इसी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। अर्थात परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची। अर्थात परमाणुवीय त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या एक ही चीज होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात पर्यायवाची हैं। इसलिए परमाणुवीय त्रिज्या को हम डायरेक्ट में निकाल करके हमने क्या किया है कि सहसंयोजी त्रिज्या को निकाला है। और सहसंयोजी त्रिज्या में कैसे ज्ञात की है कि सहसंयोजी बल में यहां से लिया और यहां से ये दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, इनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को सहसंयोजी त्रिज्या अर्थात परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। इसलिए अब मैं आपको, यदि आपको लिखना पड़े कि परमाणुवीय त्रिज्या या सहसंयोजी त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ये चित्र बनाएंगे और इसके अंदर ये कंडीशन बताएंगे कि एक समान परमाणु वाले परमाणुवीय अणु में, समान परमाणु अर्थात दोनों हाइड्रोजन है, द्विपरमाणु अणु है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, समान अणुओं वाले, अणु नहीं, समान परमाणुओं वाले द्विपरमाणुवीय अणु में दोनों परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी के आधे को सहसंयोजी त्रिज्या कहा जाता है। इस बात को आपको अपने शब्दों में लिखना है। दो कंडीशन है यहां पर, दोनों परमाणु समान है, सहसंयोजी है, द्वि अणु है और अंतरनाभिक की दूरी के आधे को सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। तो ये सहसंयोजी त्रिज्या इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। दूसरी बात सहसंयोजी त्रिज्या बताई। दूसरी बात मैं बताऊंगा धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस क्या होता है। धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या के अंतर्गत जो धातु होते हैं, धातु के अंतर्गत करेंगे कि उनके अंदर भी यही कहा जाता है कि मान लो ये धातु है, ये सी धातु है और इसका नाभिकीय दूरी और यहाँ कोई धातु दूसरा है, तो धातु में जो बनते हैं ठोस होते हैं, धात्विक क्रिस्टल होते हैं, उनका जालक बनता है, उनके अंदर कोर होते हैं। तो जैसे मान लो अब सोडियम का आपने देखा होगा कि यहाँ पॉजिटिव होता है, इस प्रकार से ये इनको क्या कहा, कोणों को कोर कह दिया जाता है। अर्थात दो परमाणुओं की नाभिकीय दूरी, दो समान परमाणुओं के नाभिकीय की दूरी के आधे को, बस वही परिभाषा। यहां पर आप क्या करेंगे, दो परमाणुओं के निकटतम परमाणु के अंतरनाभिकीय दूरी को के आधे को परमाणु धात्विक त्रिज्या कहते हैं। केवल उसमें आपको यही बताना है कि धात्विक क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के, जो कि कोर के द्वारा पृथक होते हैं,
के अंतरनाभिकीय दूरी को के आधे को, अंतरनाभिकीय दूरी के आधे को मेटालिक त्रिज्या रेडियस कहते हैं या धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अब मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने बताया सहसंयोजी त्रिज्या बताया, धात्विक त्रिज्या बताया। अब मैं आपको सहसंयोजी त्रिज्या तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वान डेर वाल त्रिज्या। बहुत दफा पूछा जाता है, ये छोटे छोटे प्रश्न है आपके, धात्विक त्रिज्या क्या है, सहसंयोजी त्रिज्या क्या है, वान डेर वाल त्रिज्या आ गई आपके दिमाग में, परीक्षा में आधे नंबर की बात पूछी जाएगी तो आपको क्या कहना है, वान डेर वाल त्रिज्या कहां पर पाई जाती है। कुछ अणु क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई ठोस है, ठोस में क्या चीज है कि ये प्रत्येक जो ये अणु हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ ठोसों में ये आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, उनको थोड़ा सा जैसे आयोडीन होती है, इनके लिए आप यही बताएंगे कि मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि जो यौगिक ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं। ऊर्ध्वपातन का गुण क्या होता है, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये ठोस है और ये क्या चीज है, गैस है, द्रव नहीं बनेगा, द्रव नहीं बनता। हम अमूमन जो बर्फ को, यदि आप बर्फ को गर्म करेंगे पानी बनेगा, पानी से भाप बनेगी, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस से जब इसको गर्म करते हैं तो द्रव में नहीं आएंगे, द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे, बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे नौशागर, आयोडीन, आयोडीन को जब आप गर्म करते हैं ठोस होती है तो सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आयोडीन का एक अणु दूसरे अणु के द्वारा आकर्षण होता है, एक अणु और दूसरे अणु के बीच में आकर्षण होगा, उस मिनिमम यानी कि न्यूनतम आकर्षण बल को जो हल्का सा गर्म करने पर टूट जाता है, उस आकर्षण बल को वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। इसलिए वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जब बंधे हुए रहते हैं तो आयोडीन का मैंने ये अणु लिया है, ये I2 है, ये भी एक I2 है। यदि आप दो अणु, यहां मैं अणु ले रहा हूं, यहां मैंने परमाणु बोला था, ये परमाणु है, ये परमाणु है, यहां पर मैं अणु ले रहा हूं, दो निकटतम अणुओं, क्या बताएंगे, एक समान अणुओं से बना कोई यदि यौगिक है, समान प्रकार के अणुओं से बना, दो निकटतम समान परमाणु, दो निकटतम ये अणु है, ये उन दो निकटतम अणुओं के समान परमाणु, ये परमाणु भी आयोडीन है, ये परमाणु भी आयोडीन है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ये आयोडीन अणु अलग है, ये आयोडीन अणु अलग है, और इनके ये दोनों परमाणु समान है, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है। इन दोनों के नाभिक, इनमें थोड़ा थोड़ा आकर्षण है यहाँ पर, इस आकर्षण बल को वान डेर वाल बल कहते हैं, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के आधे को वान डेर वाल त्रिज्या कहा जाएगा। तो मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की है, समझिए मेरी बात को। तो वान डेर वाल त्रिज्या में आप क्या कहेंगे कि दो समान अणुओं के अणुओं के पृथक के निकटतम दो परमाणुओं, निकटतम दो परमाणुओं के मध्य की दूरी को, दो निकटतम पर दो पृथक अणुओं के निकटतम दो परमाणुओं के मध्य की दूरी के आधे को वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। ये वान डेर वाल त्रिज्या होती है।
तो आशा करता हूं आप दोनों चीजों से आप समझ गए होंगे। तो इसमें आप ये इसको आप क्या कह देंगे, हाइड्रोजन के द्वारा मैंने जो समझाया है अणु में, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को टच करते हैं, थोड़ा सा टच करेंगे, इसलिए इनके बीच की द्वादि को क्या कह दिया जाता है, आयनिक सहसंयोजी त्रिज्या और ये वैन डेर वाल्स त्रिज्या। आशा करता हूं आप दोनों की दोनों समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि अलग अलग बातें आती हैं। मैंने आपको सहसंयोजी त्रिज्या बताया, वैन डेर वाल्स त्रिज्या बताया, धात्विक त्रिज्या बताया। अब आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या वैसी ही होती है जैसे कि सहसंयोजी त्रिज्या है, लेकिन आयन बनने से त्रिज्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो आयनिक त्रिज्या है। तो आयनिक त्रिज्या में अब यहां पर क्या लेंगे कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन बनता है, धन आयन, और एक ऋण आयन बनता है। ऋण आयन दो बन गए, एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव बना। मैं दोनों की बात समझाता हूं। ये सोडियम है और सोडियम में 281 हुआ, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, और यहां से आपने सोडियम पॉजिटिव कर दिया, और यहां की क्या करेंगे 28 करेंगे, तो इसके नाभिक में यहां पर 11 प्रोटॉन है, और इसके नाभिक में भी कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। सोचिए कि जब कोई परमाणु धन आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से धन आयन बनेगा। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो सोडियम आयन बन गया। प्रोटॉन तो 11 के 11, दोनों में 11 के 11 रह गए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, 2 8 1 है, यहाँ 2 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप सोचो कि परमाणु में तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, और सोडियम पॉजिटिव आयन में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। तो इसका आकार, पहले यदि इसका आकार इतना था तो अब इसका आकार छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। धन आयन बनने पर, धन आयन बनने पर उसके आकार में कमी आती है। क्यों? वही बात आप कहेंगे कि यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करें, यहाँ 11 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो नाभिकीय आवेश तो निश्चित रहता है, लेकिन 11 प्रोटॉन यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आपको कल पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको फिर ENC लिखना पड़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी न्यूक्लियर आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसका आकार पहले क्या छोटा हो जाता है, आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लेंगे। मैंने कुछ उदाहरण नोट कर रखे हैं सामने इधर, तो मैं आपको ये उदाहरण बता देता हूं कि उदाहरण कैसे करेंगे। कि जैसे सोडियम है, कि सोडियम, ये सोडियम है, और सोडियम का जो आकार होता है वो 1.57 और एंगस्ट्रॉम है, और सोडियम आयन का आकार जो होता है वो है आपके 98 एंगस्ट्रॉम, 0.98 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने आपको बता दिया है पिकोमीटर में कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 157 पिकोमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 98 पिकोमीटर। तो ये उदाहरण दे सकते हैं कि सोडियम के केस में सोडियम की सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है कि सोडियम की परमाणु त्रिज्या, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सोडियम की
परमाणुवीय त्रिज्या सहसंयोजी त्रिज्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वो कहता है 157 पिकोमीटर होती है, जबकि सोडियम आयन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आयन की त्रिज्या 98 पिकोमीटर, अर्थात धन आवेश बनने पर उसके आयनिक उसकी त्रिज्या में कमी आती है। एक बात। दूसरी बात, अब यदि मैं आपको फ्लोरीन की बात बता रहा हूं, फ्लोरीन है, इसका 27 है, 27, और इसके अंतर्गत क्या चीज है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये नेगेटिव आयन बन गया। ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो अब यहां पर 28 करेंगे, समझिए इस बात को, 28। तो जब ऋण आयन बनता है, ऋण आयन कब बनेगा? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो ऋण आयन बनता है, और ऋण आयन बनने से यहां से फ्लोरीन का केस लिया मैंने, यहां 2 से 7 हो गया, 2 7 है, फ्लोरीन 9 नंबर होता है, तो इसमें 9 ही प्रोटॉन होंगे, यहां 9 ही प्रोटॉन होंगे। तो आप सोचो ना इस बात को कि यहां तो ये 9 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और यहां ये 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो मैंने क्या बताया था? वही ENC बता रहा हूं। उसको याद रखिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण से, क्योंकि अब 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने पड़ रहे हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। कम होने से इसके आकार में, यदि इसका ये आकार था तो अब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, अर्थात ऋण आयन का आकार बड़ा होता है और धन आयन का परमाणु से उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इस प्रकार से ये फ्लोरीन का एग्जाम्पल मैंने फिर आपको नोट करवा के दे देता हूं कि फ्लोरीन का उदाहरण दे देंगे आप कि फ्लोरीन भी लिखा है मैंने, ये रहा फ्लोरीन, कि फ्लोरीन का जो वो है 0.64 है, 0.64 एंगस्ट्रॉम है, और फ्लोरीन नेगेटिव का आकार क्या चीज है कि 1.3668 तकरीबन एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है, 1.36 हो जाएगा ये आप इसको ये इस प्रकार से याद रख के फ्लोरीन नेगेटिव का और ये उदाहरण दे सकते हैं। तो अब मैंने आपको इतना ही बताया कि धन आयन बनने से आकार छोटा होता है और ऋण आयन बनने से आकार बड़ा होता है। तो ये आप समझेंगे कि प्रभावी की नाभिकीय आवेश। इसके अलावा एक कारण और भी बता सकते हैं आप। दूसरा जो कारण होता है वो क्या बता सकते हैं? सोडियम में है 281, कई बार ऐसा यार ये क्या हो गया 28 हो गया। तो यहाँ कक्षा कितने हैं? 3 है, यहाँ कोष कितने हैं? 2 हैं। तो कोषों की संख्या में कई बार आपको कोषों की संख्या भी गिननी पड़ेगी कि यदि कोषों की संख्या कम हो जाती है तो आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो धन आयन के केस में आपको ये भी ध्यान रखना है, तो आप इसको ध्यान दे लेंगे। तो अब कोषों की संख्या में भी कमी आती है। अब मैंने आपको आयनिक रेडियो, अब एक शब्द और बताने जा रहा हूं। अब एक शब्द और बता, सम इलेक्ट्रॉनीय, सम, आप छोटे छोटे शब्दों को नोट कीजिए। इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी अर्थात वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहते हैं। अर्थात फिर मैं बोल रहा हूं कि वे आयन, चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन, उसका कोई मतलब नहीं है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहते हैं। अब ये सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के उदाहरण कहां से लेंगे? हीलियम नियोन ले लो आप।
किसी भी क्या करो, आप छोटी गैस को, उसको इनर्ट गैस को ले लो। हीलियम के बाद नियोन आता है, नियोन का 10 नंबर है, नियोन का 10 नंबर है। नियोन से 2 आगे के ले लो, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, नियोन से पहले ले लो फ्लोरीन 9 और ऑक्सीजन 8। ये आप ऐसे लो, यानी कि बीच की। अब नियोन को ध्यान से काट लो, नियोन की कोई मतलब नहीं है। एक इनर्ट गैस से आप ले लो, तो यहां से ऑक्सीजन O88 बनाओगे, F नेगेटिव बनाओगे तो ऑक्सीजन का 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पहले को उसमें 2, दूसरे में 8, फ्लोरीन 2 7 होता है, ये 2 6 का कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 8, समझ रहे मेरी बात को। यहां पर भी 2 8, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ने पॉजिटिव बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 8, मैग्नीशियम 12 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 2 8, ये मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। तो ये चारों जो आयंस हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और इसको सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहते हैं। अब ये सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी जब आ जाती है तो फिर वहां पर ये कहते हैं कि इनके आयन के बढ़ते आकार में लिखिए, बढ़ते आकार में लिखिए। तो बढ़ता, इसका मतलब सबसे छोटा जो है वो पहले लिखना पड़ेगा और सबसे बड़ा आयन वो बाद में लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये बताया था कि आपको कि ये क्या भाई, ये धन आयन छोटे होते हैं, तो इनमें धन आयन जब छोटे होते तो सबसे छोटा आयन तो ये होगा, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन है। अरे मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, 12। सोडियम का नंबर 11 होता है तो 11 प्रोटॉन है। फ्लोरीन का 9 नंबर है तो 9 प्रोटॉन है इसके नाभिक में, और ऑक्सीजन का 8 है तो इसमें 8 प्रोटॉन है। काम एक जैसा करना पड़ता है सबको, इसको भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसको। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना पड़ता है, और यहाँ पर ये क्या चीज है, 8 प्रोटॉन है, यहाँ 8 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को, तो ये आकार सबसे छोटा होगा। तो फिर आप इसका श्रेणी लिखेंगे, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव से फिर सोडियम पॉजिटिव और फिर से फ्लोरीन नेगेटिव, और फिर आप क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव। इस प्रकार से आप ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या क्या बोला मैंने, आइसो सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के क्रम को बता सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, हीलियम के बाद नियोन के बाद में आर्गन आता है 18 नंबर, आर्गन 18। 19 कौन है, पोटेशियम कौन है, कैल्शियम डबल पॉजिटिव, और फिर 17 कौन है, क्लोरीन नेगेटिव, और यहाँ पर 16 कौन है, सल्फर डबल नेगेटिव। तो आप ये नई श्रेणी बना सकते हैं, अपने आप बनाइए और समझाइए कि इस प्रकार से आप सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी भी आप बता देते हैं। तो मैंने आपको काफी कुछ बातें बता दी कि आवर्ती आयनिक त्रिज्या भी बता दी, ये भी बताया। अब लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक और आवर्ती प्रवृत्ति, पीरियोडिक, उस पर देखेंगे। तो अब मैंने आपको यहाँ 3 मैंने बताया, बीच में भी चर्चा की थी। आवर्तीय प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है, पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब होता है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको ये बताया था कि ये तो होते हैं आवर्त, और जब हम अब आप क्या करेंगे इसमें कि ये तो इनको आवर्त न बोल करके यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देता हूँ, वर्ग लिख देता हूँ कि ये तो वर्ग है, ऊपर से नीचे को, और जो बाएं से दाएं को बढ़ते हैं ये क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं।
अर्थात आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो आवर्त, और ऊपर से नीचे चलेंगे, डाउनवर्ड्स चलेंगे तो क्या होगा, वर्क कर लेंगे। तो मैं यहां पर एक उदाहरण ले लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम 3, 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट, सॉरी मैं जगह कम पड़ गई भाई, जगह कम पड़ी, इसको मैं आपको साफ ही करके बताता हूं। जैसे मान लो यहां से आपने लिथियम लिया 3 नंबर, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आप ये लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, ये तो क्या है, एक समूह में, और ये क्या है, एक आवर्त में चल रहे हैं। यहां पर आवर्त सारणी में आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या या जो सहसंयोजी त्रिज्या, जो परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये परमाणुवीय त्रिज्या, अब आप परमाणुवीय त्रिज्या ही लिखूंगा यहां पर, परमाणुवीय त्रिज्या जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कम होती है, परमाणुवीय त्रिज्या कम होती है। अर्थात लिथियम का यदि आकार इतना बड़ा है तो बेरिलियम का आकार इतना होगा, इसका इतना होगा, कार्बन का और छोटा हो जाएगा, ये छोटा, ये छोटा, और ये और ही छोटा होता चला जाएगा। और यहाँ जब वो आएगी ना हीलियम नियोन, उसका आकार एकदम बड़ा हो जाएगा। ये हीलियम नियोन, यहाँ ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। अर्थात मैंने आपको चित्र से बताया है, समझो इस बात को कि यहां से परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणुवीय आकार जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। और जब इसके विपरीत, जब यहां से एक ही समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये आकार बड़ा होता चला जाएगा, और बड़ा होता चला, और बड़ा होता चला, जगह नहीं बचेगी, आकार बड़े होते चले जाते हैं। इसको कहते हैं आवर्तीय प्रवृत्ति, पीरियडिक टेंस क्या है। इसमें क्या होता है, समान एक पीरियड, ये पीरियड में तो क्या था, आकार छोटा, और पीरियड में आकार क्या चीज है, बड़ा होता चला, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने 3 कारण बताए हैं यहाँ पर, नाभिकीय आवेश, कोषों की संख्या और परिलक्षण प्रभाव, 3 कारण बताएंगे। त्रिज्या को ये जो प्रणाली है ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए आपको ये 3 कारण बताने पड़ेंगे। नाभिकीय आवेश, अरे लिथियम में यहां पर 3 ही प्रोटॉन है, यहाँ 4 प्रोटॉन है, या 5 प्रोटॉन, धीरे धीरे जो इनका ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, तो जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, नाभिक का आकार, तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते चले जाएंगे। कोष कौन सा है कि पहले 2 और उसके बाद में 1, 2 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 और 2 के बाद में 4, 2 के बाद में 5 और 2 के बाद में 6। अर्थात यहाँ 6 पे आ गए, 8 पे आ गए, ऑक्सीजन पे आ गए, तो 6 आ गए, और फ्लोरीन के ऊपर क्या करेंगे, 2, 7। कोषों की संख्या निश्चित है, कोषों की संख्या तो निश्चित हो गई, अर्थात 2 ही कोष रहते हैं। अरे 2 ही कोष हैं बस। यहां से देखो ना कि कोष में कोई वृद्धि हुई क्या, यहां से अब तक नहीं हुई, लेकिन आवेश यहां देखो, यहाँ 3 प्रोटॉन है, यहाँ 4 प्रोटॉन है, और यहाँ धीरे धीरे 8 प्रोटॉन हो गए। नाभिकीय आवेश, प्रोटॉन अर्थात नाभिक आवेश तो बढ़ता चला जा रहा है, कोषों की संख्या निश्चित है, इसलिए आकार छोटे होते चले जाएंगे। आकार क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले, कोषों की संख्या। इसके अलावा जितना परिरक्षण प्रभाव, 2 ही तो कोष है, ये इसको परिरक्षित करता है या एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो इतना ही तो है, यहां से बढ़ाते चले जाएंगे।
कोई एक्स्ट्रा कोस बीच में नहीं है, तो परिरक्षण प्रभाव इस कांस्टेंट है, जो भी परिरक्षण प्रभाव है, कोसों की संख्या भी कांस्टेंट है, और नाभिकीय आवेश ENC बढ़ रहा है, और जिसके कारण से आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। अब मैं आपको क्या बताता हूं, नीचे को आइए, ये लिथियम था 21, सोडियम 281, पोटेशियम 2881 और रुबिडियम 2818, 8 और 1 सोन, ये क्या बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोषों की संख्या, यहाँ कोष कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 6 हो जाएंगे, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, यहाँ कितने। तो इसलिए अब ये इतने, अब बाह्यतम ये जो कोष है, ये बाह्यतम कोष है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को पहले तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण है, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन को इतने इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण हो जाता है, भगाता है इसको प्रतिकर्षित करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन इनको बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटो। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करें तो परिरक्षण प्रभाव और परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, नाभिक से दूरी भी बढ़ती चली जाती है, तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा, और नाभिक आवेश का कोई भार नहीं आता है। ये आकार क्या चीज होंगे, ऊपर से जब नीचे आओगे तो धीरे धीरे आकार बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मैंने इतनी बातें आपको परमाणु आकार में बताई हैं, आशा करता हूं आप इसको समझ लेंगे। आज का वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देख करके आप करके मुझे बताएं कि मैं आपको और किस सरल से सरल तरीके में पढ़ाऊं। मैंने अपने इधर से आप और विस्तृत है, तो इसलिए यदि आप इसको समझ गए हैं तो अपने दोस्तों को समझाओ ना, मेरी सहायता करो, अपने साथियों को समझाओ, और उन दोस्तों को जरूर बताना जो घर पे बैठे तैयारी करते हैं, जो आपके साथ में कोचिंग सेंटर में नहीं आ पाए हैं, आपके साथ में शहर में नहीं, आपके जो गांव में इंटीरियर में जो साथी आपके रहते हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए मेरे विशेष ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उनको बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे। मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि वीडियो को जितना अपने ज्यादा साथियों में दिखाएं, उन साथियों को उतना ही लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।